सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ विजय। दोस्तों, ई पाठशाला के चैनल पे क्लास 12th की हिस्ट्री का कंटेंट आप लोग देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2023-24 के हिसाब से ये कंटेंट है आप सभी लोगों के लिए। क्लास 9th 12th का चैप्टर है, सॉरी क्लास 12th है और 9th चैप्टर है। याद रखना, ये बुक के अंदर अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें 9th चैप्टर लिखा होगा, सॉरी 10th लिखा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अब ये हट चुका है। सो दैट इज़ वाई, इसीलिए मैंने इसका नंबर जो है 9 डाला हुआ है। चैप्टर का नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, हिंदी में उपनिवेशवाद और देहात इसको बोला गया है। तो समझते हैं पूरे चैप्टर में क्या है। एपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट है, ई पाठशाला हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ई पाठशाला नाम से ही हमारा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है। आप जाइए, डाउनलोड करिए, नोट्स वगैरह आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएंगे। इस पूरे चैप्टर का टॉपिक क्या है दोस्तों? इस पूरे चैप्टर का टॉपिक है बंगाल और जमींदार के बारे में। अब बंगाल जमींदार क्या है हम वो समझेंगे, लेकिन पूरा डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें बंगाल के जमींदार के बारे में पता चलेगा और हमें पता चलेगा कि किस तरीके से बंगाल के जमींदारों की नीलामी जो होती थी वो नीलामी क्यों होती थी, उनके ज़मीनों की नीलामी क्यों हो जाती थी और बेचारों को अपनी ज़मीनें क्यों बेचनी पड़ जाती थी। उसके बाद अगर कोई लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, इदमस्तरारी बंदोबस्त, महार वाली सेटलमेंट, उसके बाद रैयत वाली सेटलमेंट, ऐसे सेटलमेंट हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ज़मींदार अगर हैं तो ज़मींदार के क्या काम है, उन्हें इस ज़मींदार के बारे में आपने पहले भी मुगल सोसाइटी में पढ़ लिया था कि ज़मींदार किस टाइप के होते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको झलकियाँ मिल गई थी। देन अगर कोई ज़मींदार है और अगर वो सरकार को या ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देने में विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता, तो क्या कारण है उसके। उसके बाद किस तरीके से ज़मींदार अपनी ज़मींदारी बचाने के लिए क्या स्टेप लेते हैं वो भी जानेंगे। और ज़मींदार जो है किस तरीके से रेंट कलेक्शन यानी कि ज़मीनों से क्या क्या समस्याएं आती थी उनको पैसा इकट्ठा करने में। तो कहने का मतलब सिंपल शब्दों में एक तरीके से ट्राइंगल है ये। आपने क्लास 11th के अंदर 3 ऑर्डर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 ऑर्डर के अंदर ये था कि राजा सबसे सुपर स्टेट पे बैठा हुआ है, उसके नीचे नोबिलिटी क्लास है और उसके नीचे ही आपके नॉर्मल जनता है। नॉर्मल जनता से पैसा इकट्ठा करके नोबिलिटी क्लास अपने पास रखती है, नोबिलिटी राजा को टैक्स के रूप में पैसा दे देती है। ऐसे इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिया के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी तो बंगाल के टाइम पीरियड पे क्या होता था, सॉरी मुगलों के टाइम पीरियड पे क्या होता था, मुगल क्या करते थे, छोटे छोटे हिस्सों में जागीरदारी सिस्टम बना देते थे। जागीरदारी में किसी गवर्नर को, किसी हेड को अपॉइंट करते थे जो 40-50 गांव के लोगों को देखता था। 40-50 के गांव के लोगों को जब वो देखता था तो उसके नीचे के जो किसान होते थे उनसे वो टैक्स इकट्ठा करता था जागीरदार, और उसको उठा के मुगल राजा को दे दिया करता था। अब मुगल राजा हटे तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि सारी ज़मीनों का मालिक हो जाती है, जब वो बंगाल को कैप्चर कर लेती है तो बंगाल के अंदर बड़े बड़े ज़मींदारों को ज़मीनों का पट्टा बेच दिया जाता है 30 सालों के लिए, 40 सालों के लिए, 50 सालों के लिए, जिससे कंपनी जो है डायरेक्टली ज़मींदार से एक फिक्स पैसा रेवेन्यू के रूप में ले लेती है। अब ज़मींदारों की ज़मींदारी खुद की नहीं है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो ज़मीनें दी गई हैं, उनसे वो पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी कि किसानों को वो छोटे छोटे टुकड़ों में किराए के रूप में वो ज़मीनें दे देते हैं और बदले में उनसे पैसा लेके कुछ अपना परसेंटेज निकाल के ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स के रूप में दे देते हैं। तो ये एक तरीके से प्रोसीजर है और इसमें बेचारे ज़मींदार जो है इनको किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, किस तरीके से नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। बट छोटा सा एनसीईआरटी के अंदर एक सबसे लूप होल जो मुझे देखने को मिला, वो मुझे ये देखने को मिला कि एनसीईआरटी के अंदर जो सिस्टमैटिक वे से बताना चाहिए था वो नहीं है। तो मैं इस वीडियो की सीरीज़ के अंदर चैप्टर को बीच में से उठा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का पहला पार्ट है, चैप्टर को बीच में से उठा रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके थोड़ा और डीपली समझ में आ सके कहानी शुरू कहाँ से हुई है। सो बंगाल एंड जमींदार, बंगाल वॉज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे सबसे पहले न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट जो था लाया गया। क्यों? क्योंकि पहली ही ज़मीन थी जहाँ पर आप कहोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर कैप्चर करा था, किनको, बंगाल के लोगों को। तो बंगाल के लोगों को कैप्चर करना, सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो यहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अब उसको जानने से पहले ना हमें कुछ ये बातें जाननी है, जैसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव वही था जिसने आपका क्या कहते हैं युद्ध जीता था सिराजुद्दौला से। फिर बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था। अब बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस समय पे गवर्नर अपॉइंट होते थे तो सिर्फ बंगाल ही कैप्चर करा था इन लोगों ने, इसलिए गवर्नर थे। लेकिन बाद में क्या करा गया, मद्रास और उसके बाद आपका बॉम्बे, ये तीनों जगह अंग्रेजों ने कैप्चर कर ली
तो इन तीनों जगह पे एक गवर्नर बनाया जाता था और इन तीनों गवर्नर के ऊपर एक जनरल गवर्नर होता था जिसे हमने गवर्नर जनरल बोला। तो गवर्नर जनरल बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों गवर्नर के ऊपर एक हेड वाली पोस्ट थी, उसे गवर्नर जनरल बोलते हैं। तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग पहले थे। फिर पूरा इंडिया जब कैप्चर कर लिया गया तो इंडिया का पहला गवर्नर बना जो आज़ादी होने के बाद, जब देश पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका था, तो गवर्नर पहला पूरा इंडिया का लॉर्ड विलियम बेंटिक 1800 समथिंग के अंदर ही बनाया गया था। फिर पूरी कंट्री का बंगाल का पहला फर्स्ट वायसराय, ये कब की बात हो रही है दोस्तों? ये जब की बात हो रही है जब पूरी तरीके से अंग्रेज जो थे पूरे के पूरे गवर्नर जनरल को अपने अंडर में ला चुके थे, सारे वायसराय को अपने अंडर में ला चुके थे। फिर वायसराय की पोस्ट दी गई थी और वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ सके। सो बंगाल, व्हाट हैपेंड इन द बंगाल इन द अर्लियर ईयर ऑफ द कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से पहले क्या चलता होगा? ऑफ कोर्स वहाँ पे राजा का शासन था, तो वहाँ पे राजा का शासन ही चलता था। तो एनसीईआरटी के अंदर क्या बताया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्टली, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रियलाइज करा कि हमें डायरेक्टली बंगाल से शुरू करना चाहिए टैक्स का सिस्टम। और ऑफ कोर्स कंपनी के लिए उस टाइम पीरियड पे बहुत इम्पॉसिबल है हर जगह से टैक्स को इकट्ठा करना। इसीलिए आप कह सकते हो लॉर्ड कॉर्नवालिस रियलाइज दैट द डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द टैक्स from the peasant were impossible to the company, so the company entered into the some agreement with the zamindar for tax collection on a permanent basis। तो ये एक important बात है। कंपनी ने कहा हम कहाँ किसको जानते हैं, हम कहाँ किसके पास जाएंगे, हमें भैया ये सब नहीं करना बिल्कुल भी। हम डायरेक्टली ज़मींदार जो वहाँ के लोकल लोग हैं हम उनसे कॉन्टेक्ट बनाएंगे और उनसे हम लोग टैक्स लेंगे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला बंदा था जिसने 1793 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त लेके आया, जिसे हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस की मतलब बंदोबस्त संज्ञा दी। ये मतलब हमने कहा कि ही इज द फाउंडर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या है, डिटेल में जाते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा, पर पूरे भारत के अंदर 3 ही सेटलमेंट लागू करे गए जनता से टैक्स इकट्ठा करने के लिए। वो था परमानेंट सेटलमेंट 1973 के अंदर, उसके बाद रैयतवाड़ी सेटलमेंट वो था 82 के अंदर, थॉमस मोर करके हैं, मुनरो बोलते हैं इनको, ये थे। उसके बाद आया महारवाली सेटलमेंट 1822 के अंदर, महारवाली सेटलमेंट आया और महारवाली सेटलमेंट हॉल्ट मैकेंजी ने इसको इंट्रोड्यूस करा। दोस्तों ये 3 रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महारवाली सेटलमेंट बंगाल के अंदर, मद्रास के अंदर, उसके बाद क्या कहते हैं बॉम्बे के अंदर, इन सभी जगहों पे जैसे जरूरत पड़ी ना वैसा वैसा इन लोगों ने सेटलमेंट को अप्लाई करा। उसके बाद तो फिर ये काफ़ी लंबे समय तक भारत में लागू रहा। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा सा बैक एंड में जाना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि किस तरीके से अंग्रेज जब पहली बार भारत में आए, अंग्रेजों ने जब पहली बार कैप्चर कर लिया, तो इन्हें ज़मीनें तो पता होनी चाहिए ना कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों को इन लोगों ने फर्टिलाइज करवाया, फर्टिलाइज करवाने के बाद ज़मींदारों को दिया, ताकि ज़मींदार जो हैं बाद में फिर इस पर पैसा सही तरीके से इकट्ठा कर सके और फिर अंग्रेजों को उससे फ़ायदा हो सके। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है बुकानन से। बुकानन एक पहला बंदा, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में बीच में जाके मिलेगा, मैं बिल्कुल शुरू से नहीं बता रहा क्योंकि फिर शुरू से स्टोरी समझ में नहीं आएगी, आपको इतिहास थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो बैकएंड के इतिहास से शुरू कर रहे हैं। बैकएंड के इतिहास से हमें पता है फ्रांसिस बुकानन इसका नाम है। ये एक फिजिशियन है, बंगाल के अंदर फिजिशियन की पोस्ट पे आया था इस टाइम पीरियड पे। वो उस टाइम पीरियड के वहाँ के गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेजले, उनका एक फिजिशियन था उस समय जब भारत में ये आया था। इसने कलकत्ता के अंदर चिड़ियाघर बनाया, अलीपुर के अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है 1815 में ये इंग्लैंड चला गया और उसके बाद इनकी मॉम की डेथ हो गई थी, तो फिर उसके बाद इनका नाम हैमिल्टन पड़ा, हैमिल्टन, और इन्हें बुकानन हैमिल्टन भी कहा गया। दोस्तों हैमिल्टन एक बंदे का भी नाम था जिसने जर्मनी पे राज किया था, पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे बुकानन जो है ना दोस्तों, इस बंदे ने ही सारी की सारी डिटेलिंग की शुरुआत करी और एनसीईआरटी में इसके ऊपर बड़ा फोकस करा गया। इसने पहाड़ीज के बारे में और संथालों के बारे में हमें ही सबसे पहले बताया और इसी वजह से हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, महारवाड़ी सेटलमेंट है, वो फिर 1973 के बाद जाके इंट्रोड्यूस करा गया। कैसे किया गया? पहाड़ी के बारे में पहले समझते हैं। खेती 2 ही तरीके से होती है, एक तो कुदाल से होती है और एक हल से होती है, सभी लोगों को पता है। बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहाड़ी वाला क्षेत्र भी है और जहाँ पे प्लेन सरफेस भी है। एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए हमें कुछ तकनीकी बदलाव की ज़रूरत है, जैसे कि हमने प्लेन सरफेस पे बैलों का इस्तेमाल करा
और थोड़े से टेरेंस प्लेसेस पे जहाँ पे पहाड़ी वाले प्लेसेस है वहाँ पे हमने कुदाल का इस्तेमाल करा। अब दोस्तों क्या हुआ कि जो हिली प्लेसेस होते हैं बंगाल के अंदर, राजमहल की पहाड़ियाँ उनको नाम दिया गया था। और सबसे पहला बंदा विलियम हैगेट्स करके पहला बंदा था, उसने बताया था कि वहाँ पर भी एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पर भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जब बुकानन आया इंडिया के अंदर तो उसने बताया कि किस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के लॉस होते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे कीड़ों को जला दिया करते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जो बिल्कुल गलत तरीका है, इससे उन सभी छोटे छोटे प्लांटों को दिक्कत हो जाती है जो आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि पहाड़ी वाले प्लेसेस है तो वहाँ पर इसी प्रकार की ही एग्रीकल्चर की जा सकती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट उनके वर्णन के अनुसार क्या बताया गया, उनके वर्णन के अनुसार बुकानन, फ्रांसिस बुकानन के बताया गया उनके वर्णन के अनुसार कि जो भी इन पहाड़ियों जैसी प्लेसेस पे रहते हैं, जो इतने बड़े पहाड़ों पे रहते हैं, ऑफ कोर्स उनके अंदर घुस पाना बहुत मुश्किल है। जब पहली बार इन लोगों ने विजिट करा और उन पहाड़ियों को मेजरमेंट करने लग गए ये लोग, तो उन्होंने देखा कि पहाड़ियों के अंदर घुसना एक तो इम्पॉसिबल है, दूसरा ये लोग अलग अलग छोटे छोटे क्लेन्स में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। और जब भी कभी भी किसी भी दूसरे बाहर के स्ट्रेंजर्स को देखते हैं कि उनकी पहाड़ियों के अंदर ये लोग घुस रहे हैं, तो ये बिल्कुल उनको स्ट्रेंजर की तरह देखते हैं और ये मानते हैं कि ये उनके लिए पूरी तरीके से डेंजर है, इनके लिए एनिमी है। और इनको पूरी तरीके से वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे लिए खतरा हो पूरी तरीके से। तो बुकानन रॉट अबाउट द लैंडस्केप एंड मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब नॉट जस्ट व्हाट ही सॉ, व्हाट द लैंडस्केप वाज लुक लाइक, but how it could be transformed and made more productive and suggesting crops to be cultivated। उसने बताया कि इसने जो लैंडफॉर्म देखा ना पहाड़ियों का, उसने बताया कि यहाँ पर, उसने ये नहीं बताया कि मतलब सुबह, मतलब उन्होंने ये तो बता ही दिया कि भाई देखो यहाँ के लोगों के पास जब हम कोई जाते हैं तो इनका रहन सहन, खान पान, कल्चर बिल्कुल अलग है हम लोगों के कंपैरिजन में। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि जो भी मुझे लैंडस्केप दिखाई दिया ना और जो मैंने वहाँ की मिट्टी को स्टडी करा, तो उससे मुझे बस इतना ही समझ में आया कि सही मायने में इन जगहों के ऊपर और अच्छी तरीके से खेती की जा सकती है, इन जगहों पे क्या क्या उगाना चाहिए ये मुझे अच्छी तरीके से पता था। तो ये बुकानन के उसके अंदर हमें देखने को मिला। 19वीं सेंचुरी के अंदर अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल पहाड़ी की बिल्कुल अलग होती है। उनका मुख्य काम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना है, हंटिंग करना है, और उस टाइम पीरियड पे ज़्यादातर दाल और बाजरा ही ये लोग उगाते थे। मुख्य फसलें उनकी महुआ था जिससे ऑफकोर्स क्या कहते हैं शराब बनती है, ककून था जिससे ऑफकोर्स रेशम है तो उससे सिल्क बन जाता है, लकड़ी के लिए काठ कोयले का यानी कि चारकोल का इस्तेमाल करना, हंटिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, गैदर और चारकोल से बने हुए प्रोडक्शन, सिल्क वॉर्म को पालना, ये सारी चीज़ वहाँ पे फॉरेस्ट में ये लोग बहुत अच्छी तरीके से किया करते थे। ये बुकानन ने अपनी चीज़ों में बताया। अब पहाड़ियों का छापामार पद्धति क्या होती थी, उनको ये पता था कि सारी चीज़ें ना हमारे क्या कहते हैं पहाड़ी के हिस्सों में नहीं मिलेगी। तो ये क्या करते थे, ये लैंड सरफेस पे जाते थे और लैंड सरफेस पे जाने के बाद ये वहाँ पर जहाँ पे प्लेन सरफेस पे एग्रीकल्चर होती थी वहाँ पे ये लोग अटैक कर दिया करते थे। अटैक करते थे तो पहाड़ी लोग जो थे अटैक करते थे प्लेन सरफेस पे जो सेटल्ड एग्रीकल्चर वाला प्लेस था। और द रेड वर इम्पॉर्टेंट फॉर देन एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। देयर रेड were a way of assisting means of negotiating political relation with the outsider। मतलब जो भी ये लोग अटैक किया करते थे उस टाइम पीरियड पे किसी किसी से कोई बातचीत नहीं थी। ये जिसकी फसल होती थी, जितना भी इन्हें लूटना होता था, ये उनको लूट लिया करते थे और फिर अपना पहाड़ी में जाके छुप जाया करते थे। इससे जो बेचारे प्लेन सरफेस पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके लिए बड़ी लॉस वाली बात होती थी कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जो जमींदार किसानों से टैक्स, रैयत से टैक्स लेते थे और उनकी फसलों पे अगर ये पहाड़ी लोग अटैक कर देते थे तो ऑफकोर्स वो जमींदार को टैक्स नहीं दे सकते थे, और जमींदार को टैक्स नहीं दे सकते तो जमींदार फिर कंपनी को पैसा नहीं दे सकता था। इसीलिए आप कह सकते हो कि जो मैदानी रूप पे जो प्लेन सरफेस है वहाँ पे जो जमींदार होते थे उन्होंने इसकी कंप्लेन करी अंग्रेजों को, ये भैया पहाड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग भी नहीं घुस पाते हो, और अगर कोई जाता भी है तो ऑफकोर्स क्या कहते हैं उनको मार दिया जाता है। ऐसा बुकानन के थीसिस में भी लिखा हुआ है, रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। तो आप इसका कोई ना कोई इलाज करो। तो इलाज के लिए ऑफकोर्स किया गया इलाज क्या किया गया, ट्रेडर्स गिव अ स्मॉल अमाउंट टू द पहाड़ी फॉर द परमिशन टू यूज द पासेस कंट्रोल बाय देम। फॉर ए स्मॉल ट्रिब्यूट्स द पहाड़ी चीफ प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स एंड इंश्योर दैट देयर गुड्स वर नॉट बी लूटेड बाय एनीवन। अब ये कहा गया कि ठीक है, अगर आपको पहाड़ी से जाना है
तो आपको अपनी फसल का कुछ हिस्सा हमें देना पड़ेगा एज अ गिफ्ट के रूप में, ताकि हम आपको प्रोटेक्शन दे सके और पहाड़ी का कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। ये एक प्रोटेक्शन के रूप में था जो अंग्रेजों ने इस चीज़ को माना। फिर फाइनली धीरे धीरे करके इन चीज़ों को ख़त्म करने की शुरुआत करी गई, लेकिन पहाड़ियों के साथ पहले शांति वार्ता अंग्रेजों ने करी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ड्यूरिंग द 70s द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द एग्जामिनेशन द पहाड़ीज के साथ इन लोगों ने क्या करा, एक सेटलमेंट करने की शुरुआत करी। तो पहली बार 1780 के दशक में अगस्टस कैवलैंड जो थे वो भागलपुर के कलेक्टर बनते हैं, यानी कि बंगाल के। उन्होंने पहाड़ियों के साथ एक शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। द पहाड़ीज चीफ वर गिवन अ एनुअल अलाउंस एंड मेड अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ हिज पीपल। उन्होंने कहा पहाड़ी लोगों ने कि ठीक है, आपको एक अलाउंस दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा कि आप अटैक नहीं करोगे लैंड सरफेस के प्लेसेस पे, और अगर आपकी पहाड़ियों के अंदर अगर कोई जाता है थोड़ा बहुत व्यापार करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आप उनको नहीं लूटोगे। एक अच्छी बात थी। एंड दे वर ऑल्सो असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो, आपको अपने एरिया के अंदर और जहाँ पे आप अटैक करते हो वहाँ के हिस्सों के अंदर भी आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से बुकानन ने पहाड़ीज के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया और पहाड़ी के लोगों के साथ हमने इस तरीके से सेटलमेंट करा। लेकिन बाद में जाके जब अंग्रेज लोग और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो पहाड़ी के लोगों को मार ही देते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं। वीडियो की नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम संथालों के बारे में पढ़ेंगे। जब बुकानन पहाड़ी के हिस्सों को क्रॉस करके नॉर्मल सरफेस वाली प्लेसेस पे पहुंचता है तो संथालों के बारे में जानता है। अब संथाल कौन थे, संथालों ने किस तरीके से ज़मीनों को और अच्छा बनाया कई सालों तक, और फिर फाइनली वहाँ पे सेटलमेंट बंगाल के अंदर लागू करा जाता है, जिससे फ़ायदा ही होगा लोगों को। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिर संथालों के बारे में जानेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक द सीरीज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।